नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मंगलवार है और आज के दिन हमारा साहित्यिक कार्यक्रम होता है। आज इस मंच पर हमने यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व। हमने इसका आज शीर्षक दिया है। वो इस मायने में है कि जो विशेष अतिथि हमारे साथ आज इस मंच के साथ जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, उनके कई कार्यकलाप हैं लिटरेचर में, साहित्य में, कानून के क्षेत्र में, और उसके अतिरिक्त उनकी एक और विशेषता है, वो है प्रकाशन। प्रकाशन के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सार्थक और उपयोगी कार्य किए हैं। उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। आज थोड़ा बहुत हम 7 बजे से पूर्व ही 6:30 बजे इस मंच को हमने आपके समक्ष रखा है। वो इसलिए कारण ये है कि जो हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उनका इसके बाद एक और अन्य कार्यक्रम है। तो इस बीच में अब थोड़े देर के बाद हमारे और मित्र भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस बीच में हम सबसे पहले इस मंच पर, आज के इस कार्यक्रम के मंच पर, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर यहाँ पर जोड़ते हैं वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, प्रकाशक और विधिवेता यानी अधिवक्ता, एडवोकेट डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, बताइए, बहुत बहुत कुछ कहना धन्यवाद था? आप आमंत्रित करने के लिए। अरे सर, ये तो आप मित्रों का ही मंच है। मैं अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता हूँ कि हमारे साथ अपने मित्र जुड़े, साहित्यकार मित्र जुड़े, कवि मित्र जुड़े, रंगकर्मी जुड़े। बहुत सारे मित्र हैं अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यस्त रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। लेकिन ये मेरे लिए आज इस मंच के लिए सौभाग्य की बात है। आज डॉक्टर संजीव कुमार आप हमारे समक्ष हैं। और वैसे तो मित्र आपको जानते हैं, आपके नाम से परिचित है। इस बीच में अनंता पाटनी जी अमेरिका के साथ जुड़ गए। अमेरिका से नमस्कार अनंता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपका। इस तरह से और मित्र अब आने शुरू हो जाएंगे। तो आपसे कौन परिचित नहीं है डॉक्टर संजीव कुमार। पिछले कुछ वर्षों में आपने साहित्य के क्षेत्र में अपनी एक अलग और सार्थक और जबरदस्त पहचान बना रखी है। आशमा कौल जी हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आशमा जी, आज हमारे बीच में डॉक्टर संजीव कुमार है, आप जानते हैं। मैं चाहता हूं कि और मित्र हमारे साथ जुड़े। फिर मैं डॉक्टर साहब का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी भानुप्रकाश रघुवंशी जी अशोकनगर मध्य प्रदेश से बहुत अच्छे कवि हैं, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानुप्रकाश जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या गतिविधियां आजकल चल रही हैं जब तक हमारे और मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे? अभी जो तात्कालिक गतिविधियां हैं वो विशेषकर 2 क्षेत्रों में चल रही हैं। पहला तो हमारी नवीनतम कृति उत्तरा प्रकाशन के लिए गई है, क्या बात है। और दूसरा डैशबोर्ड पर कुंती का अवतरण हुआ, और तीसरा थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लॉ में डिलीट अवार्ड किए जाने पर। मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए ने मुझे ऑनरेरी डिग्री, ऑनरेरी खिताब दिया है। तो थोड़ा सा उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, एक जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। अब हमारे मित्र अब जुड़ रहे हैं, तो मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा।
आपकी जी। तो कई कई डिग्रियां हैं। अब कितने डिग्रियों का नाम मैं गिना दूं यहाँ पर? एम.कॉम है, आप एलएलबी है, पीएचडी है, डीलिट है, इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी कई डिग्रियां हैं आपके पास। और डॉक्टर संजीव कुमार का 40 वर्षों का विभिन्न कंपनियों में कार्य करने का अनुभव है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की। और इस समय आप अनुसार कथाबिंब विधिनायक के संपादक हैं। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि एक साहित्यकार के रूप में, एक कवि के रूप में जो डॉक्टर संजीव कुमार का ये है, मैं वो पुस्तकें गिनते गिनते तो थक जाऊंगा। लगभग 200 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें प्रबंध काव्य आपके 18 हैं, काव्य संग्रह 51 हैं, और अन्य विधाओं में बहुत सारी पुस्तकें हैं। और 40 पुस्तकें आपकी कानून पर है। कानून पर आपने 40 पुस्तकें डॉक्टर साहब लिखी है। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत कार्य है जो आपने किया है। और साथ में आपकी कई रचनाएं बहुत चर्चा में रही हैं, जिसमें अग्नि परीक्षा है, अश्मा है, गांधारी है, खामोशी की चीखें हैं, कोणार्क है, इत्यादि। बहुत सारा कार्य आपका रहा है। तो इसीलिए मैंने बहुत असमंजस में था मैं, जब आपसे बातचीत करूंगा और आपके बारे में सूचना दूंगा मित्रों को, तो इसलिए मैंने उसमें रखा कि बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व। अब विधि भी अपने आप एक सर्जना है। जब आप एक लेखक के रूप में इस विषय पर अपने अनुभव और इस कार्य क्षेत्र से संबंधित जो तथ्य हैं, जो मटेरियल है, जो सामग्री है, आप लेखक के माध्यम से उसको सामने रखेंगे, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा आपका कार्य रहा है। लेकिन आप पहले, सबसे पहले मैं आपकी डिग्रियों के बारे में संक्षिप्त में बता दीजिए कि कितने वर्ष आपको लगे हैं इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करने में? देखिए, शौक था पढ़ने का, तो पढ़ते रहें, और आखिरी डिग्री डीलिट तो अभी प्राप्त हुई, लेकिन इसके पहले जो, ये तो ऑनरेरी डिग्री हैं, लेकिन इसके पहले हमने एमआईटी बॉस्टन से मैनेजमेंट में खिताब लिया था। तो ये हमने 2014 में लिया था। तो हमारी जी। पढ़ाई इस तरीके से 2014-15 तक चलती रही, लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहे। मैं कास्ट अकाउंटेंट भी हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, मैंने आईआईटी से कोबाल्ट प्रोग्रामिंग भी किया है। जी। तो जी। जी। अब मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे सुपरलेटिव डिग्री मिल गई, और विश्व की सबसे जो टॉप यूनिवर्सिटी है एमआईटी, उससे भी खिताब ले लिया, और मैं मैनेजमेंट में भी खिताब ले लिया, कानून में भी खिताब हो गया, और बाकी लिटरेचर पे तो खैर कोई डिग्री नहीं ली। लिटरेचर अपने आप हमारी बचपन की मोहब्बत की तरफ हमारे साथ चलती आई है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आपको तो कठिन कार्य करना पड़ा होगा। आपने तो ये आपका ये कानून की कैसे उसमें रुचि पैदा हुई? तो और अब क्योंकि कहते हैं ना कि जो कानून जानने वाले होते हैं वो तो मीन में मेख निकालने वाले लोग होते हैं। वो तो पता नहीं आंख में कांटा भी उस पे वो उसके ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन साहित्यकार, जो साहित्य का क्षेत्र है, व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, बहुत ही भावुक होता है, और कानून में आपको सख्त होना पड़ता है। तो ये दोनों बातें कैसे उसमें समानता कैसे बैठ गई? मैं ये कहना चाहूँगा कि जी। एक कानूनविद भी संवेदनशील होता है, और फ़र्क इतना होता है कि वो सूक्ष्म विश्लेषण करता है, किसी भी केस का सूक्ष्म विश्लेषण करता है, किसी भी कानूनी प्रावधान का सूक्ष्म विश्लेषण करता है, और उसमें से अपना रिजल्ट, परिणाम निकालने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरीके से साहित्य में भी है कि संवेदनशील तो कवि हो या साहित्यकार होता है, लेकिन
बहुत सारे साहित्यकार आपको मिलेंगे जिनमें संवेदनशीलता ज़्यादा है और बहुत से ऐसे मिलेंगे जिनमें संवेदनशीलता मध्यम है। तो ये परिवर्तन होता रहता है। आप किस प्रकार से अपने सृजनात्मकता को विकसित करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि अंतिम परिणाम क्या सामने आता है। तो आपके परिवार में क्या ज़्यादा साहित्यिक वातावरण था या कोई कानून जानने वाला भी था? किसी ने आपको नहीं, जी, जी, नहीं। जी। कानून से हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का संबंध नहीं था। मेरे पिता शिक्षक थे, लेक्चरर थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के हैं। मेरी माँ विदुषी थीं और वो संगीत और ज्योतिष में उनकी विशेष रुचि थी। यद्यपि वो थोड़ा-सा कविता करती थीं, लेकिन कानून से किसी प्रकार का संबंध किसी का नहीं रहा। तो फिर आप कानून कैसे चुना आपने? कैसे आपकी रुचि पैदा हुई? यदि आप उस दिशा में जाना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री ली जून 1981 में। 21 वर्ष की अवस्था में मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कंपनी सेक्रेटरी की परीक्षा पास की और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी की जो परीक्षा थी उसके सिलेबस में बहुत कानून का ही बोलबाला था, विशेष करके कॉर्पोरेट लॉ का। तो वहाँ से कानून के साथ संबंध मेरा पैदा हुआ। फिर मैं बतौर कंपनी सेक्रेटरी मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसके साथ-साथ कानून जुड़ता गया और लॉ तो मैंने बाद में किया, 2001 में किया। फिर उसके बाद में एलएलएम किया और उसके बाद पीएचडी, 1996 में पीएचडी किया। लेकिन आपने तो फिर डीलिट भी कर लिया है। डिग्री तो ऑनरेरी डिग्री है, लेकिन हाँ, डिग्री तो है। है ना? वो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपके लिए तो बहुत ही ताली तो बनती है क्योंकि आपने कानून भी साथ में चलाया और साहित्य में भी साहित्य क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और मैं जब देख रहा था कि 40 वर्षों का जो आपका अलग-अलग कानून के कंपनियों क्षेत्र में जी, उपलब्धि को जी। अगर मैं संक्षेप में गिनाना चाहूँ जी, जी, जी। तो मैंने 40 किताबें लिखी हैं कानून के क्षेत्र में, जिसमें विशेष करके उल्लेखनीय है रमैयाज़ कंपनी एक्ट, कॉर्पोरेट लॉ मेरा विशेषज्ञता रही है। उसके बाद हमने अपने जीवन में अब तक तकरीबन 5400 केसेस हैंडल किए हैं और जिनमें मेरा सक्सेस रेशियो 80-85% के बीच में है। और इसके अलावा कानून के क्षेत्र में हमने शोध कार्य भी किया और उसके साथ-साथ शोध सुपरविज़न जिसे शोध पर्यवेक्षण भी किया। मेरे अंडर में 2 लोग पीएचडी कर चुके हैं और 2 लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं एज़ अ गाइड भी काम किया है, तो सारे क्षेत्रों में एक तरीके से काम हो गया। यही चीज़ महत्वपूर्ण रही शायद इस निर्णय को लेने में कि हमें डीलिट की उपाधि दी जा सकती है। और जो आपका 40 वर्षों का अनुभव है अलग-अलग कंपनियों में कार्य करने का, तो क्या कितनी व्यापकता रही उस कार्य में? क्या वो अलग-अलग तरह के कार्य थे या अलग-अलग आपको तरीके के कार्य जी, 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 अलग-अलग जी। तरीके के कार्य थे। मेरा सबसे लंबा स्टिंट जो रहा या टेन्योर रहा वो बजाज ग्रुप में रहा बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं बोर्ड का मेंबर था, होल टाइम डायरेक्टर था और वहाँ मैंने बहुत सारे शाखाओं पे काम किया, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ पे काम किया और उसके पहले मैंने कैपिटल मार्केट में तकरीबन 14 साल गुज़ारे। तो ये हमारे अनुभव जो थे अलग-अलग दिशाओं में थे, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ में थे और बड़ा वाइड अनुभव हमें प्राप्त हुआ बजाज में भी और उसके पहले एचबी ग्रुप में। तो आपका फिर ये साहित्य में जो फिर आपकी रुचि रही, तो कंपनी और साहित्य का कोई मेल तो है नहीं। तो नहीं, आपको आपको समय मिलता था कैसे? कितना आप एकाग्रता कर कठिन पाते था, थे? जी, जी, कठिन था ना? मुश्किल था। तो मैं इसीलिए वो जी, मैंने अपनी पहली कविता शायद 12-13 वर्ष की उम्र में लिखी होगी
और लेकिन पहली प्रकाशित कविता 1976 की है, जब मैं 16 वर्ष का था। तो उस समय से हमने कविता लिखना जारी रखा। हमारी पहली कविता के कुछ चंद लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। अरे अ, सुनाइए ना, वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरी वो तो पहली आपकी कविता का शीर्षक वो प्रथम प्रथम कविता थी, आपकी प्रथम रचना प्रथम थी। कविता थी और शीर्षक था प्रतीक्षा। जी अ, जी। बोलते हैं, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ, देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। स्नेह के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। क्या बात। तो इस स्तर से इस भाषा के साथ हमारा प्रारंभ हुआ और उसके बाद लिखते रहे, लेकिन नहीं, वो तो आपकी पुस्तकों से ही पता चलता है कि बस आप लिखते रहे हैं। अब कब समय निकालते रहे, 24 घंटों को क्या आपने 48-60 घंटे बना दिया है दिन रात में जो होते हैं। तो कितने, मतलब हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि 24 घंटे में से आप कितना समय लेखन में देखिए, देते थे। जी। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों में जब आप कुछ बड़ा लंबा काम करते हैं, तो एक जुनून होता है। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। तो एक क्या जुनून बात होता है, तो आपको समय निकलता है। जब अपने व्यवसाय के दौरान हम अपने ट्रैवल्स में जाते थे, तो फ्लाइट में भी हम समय का उपयोग कर लिया करते थे। तो समय की कोई कमी नहीं होती, आवश्यकता होती है समय के प्रबंधन की। अगर सही टाइम मैनेजमेंट किया जाए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि पहली चीज़ को हम समय का प्रबंधन नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसकी जो प्रक्रिया है, सृजन कार्य की जो प्रक्रिया है, उसके लिए भी आप कैसे सोचते हैं। कई बार हम एक कहानी लिखने बैठते हैं, तो हमको हफ्तों लगते हैं कहानी को पूरा करने में। एक प्रबंध काव्य लिखना शुरू करते हैं, तो साल लगते हैं। लेकिन मुझे क्या होता है, मैं सबसे पहले रूपरेखा तैयार करता हूँ। फिर ये सोचता हूँ कि मुझे डेरिवेट क्या करना है, क्या चीज़ हमने संदेश देना है, क्या हमारा उद्देश्य होगा इस चीज़ को लिखने का। तो हम उसी दृष्टिकोण से उस चीज़ को लिखना प्रारंभ करते हैं और हमें समय नहीं लगता। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे कम समय में हमने एक पुस्तक लिखी, छोटी पुस्तक है, वासव दत्ता। तो हाँ। वासव वासव दत्ता एक प्रबंध काव्य है और हमने इसको लिखने का जो शुरुआत की, वो सवेरे चाय के साथ की और कहानी स्पष्ट थी, क्या लिखना है ये स्पष्ट था, तो हमने डिनर के साथ किताब समाप्त। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये अच्छा डिपेंड इस करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बीच में बता दूं, इस बीच में हमारे बहुत सारे मित्र और जुड़ गए। नीलम जी, कुलश्रेष्ठ जी अहमदाबाद से जुड़ गई, आलोक शुक्ला जी जुड़ गए, विकेश निझावन जी जुड़ गए, रश्मि बजाज जी जुड़ गई, प्रियवदा पांडे जी जुड़ गई। हमारे साथ इस समय आपका कार्यक्रम देख रहे हैं सुमित रजौरा जी हैं, बालकृष्ण सन्यासी जी जम्मू से जुड़ गए। बहुत अच्छे कश्मीरी और हिंदी और उर्दू के हमारे साहित्यकार हैं जी। कश्मीर के, तो आजकल जम्मू में निर्वासन में हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मित्र, मैं उनका स्वागत करता हूं और मित्रों को बताऊंगा सभी कि जी जी, आप कुछ कहना सभी चाहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और बड़ा आभार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मित्रों, हमारे बीच में आज डॉक्टर संजीव कुमार हैं, बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व है। आप केवल साहित्यकार नहीं हैं, आप तो विधिवेता भी हैं, आप प्रकाशक भी हैं, और आप क्या नहीं है वो इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने किस क्षेत्र में अभी हाथ नहीं आजमाया है। विशेष तो बहुत ही सक्रिय है। ईश्वर करे आपकी सक्रियता बनी रहे, आप सृजनशील रहें। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो जिसके बारे में मुझे जिज्ञासा है, ये बीपीए एडवाइजरी लिमिटेड के आप अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। तो क्या है इसमें, इसका क्या ये कार्यकलाप है। ये जी। कंपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी है, जो कानून के क्षेत्र में,
कैपिटल मार्केट के क्षेत्र में और प्रबंधन के क्षेत्र में, जैसे एक्विजिशंस हैं, टेक ओवर्स हैं, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स हैं, उनमें अपनी सलाहकारी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो क्या इसमें किस तरह से आप अपनी सेवाएं देते हैं? क्या कुछ विशेष कोर्सेज आपने बनाए हैं या नहीं, कोर्सेज कुछ? नहीं, कोर्सेज जी नहीं बनाता। जी जी कारपोरेट हाउस है, तो जब किसी प्रकार की असाइनमेंट हमें मिलती हैं तो उसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई जी कंपनी जी किसी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हम डील करते हैं, उनको उनके लिए सलाहकारी सेवाएं देते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और उनके उसी असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं और टेक ओवर का सारा जो प्रोसेस है उसमें उनको एडवाइस करते हैं। इसका तो जी जी एजुकेशन जी से कोई एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें अभी आपका कार्य लगातार चल रहा है लगातार और सर। लगातार चल रहा है। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अपने आप में। अब देखिए ना, हाँ, इस जो सीखा जी है जी जो सीखा है हमने पिछले 35-40 सालों में काम करते हुए, तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, वो हम लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, बांट रहे हैं और लोगों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि उनका काम आसानी से हो जाए। तो ये उद्देश्य है उसका। बीपी बहुत एडवाइजरी के बढ़िया। बीपी जी जी एडवाइजरी कंसल्टेंसी कंपनी के तौर पर है और उसके बाद में दूसरी कंपनी हमारी है इंडिया नेटबुक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो प्रकाशन जी 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 संलग्न। और एक हमारा एनजीओ है बीपीए फाउंडेशन के नाम से, तो उसमें हमने बच्चों के विकास से संबंधित या महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कार्य करते हैं और साथ ही साथ उसमें लिटरेचर का भी प्रमोशन का कुछ कार्य हम करते हैं, जो थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएंगे। तो ये हमारी 3 मुख्य संस्थाएं हैं और चौथी एक संस्था की स्थापना हमने करी है, अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृत एवं साहित्य अकादमी, इसको हम शॉर्ट में वामा अकादमी के नाम से पुकारते हैं। तो ये वामा अकादमी एक ग्लोबल लेवल पर सेटअप की गई है। भारत में इसकी 41 इकाइयाँ हैं, तकरीबन हर राज्य में एक न एक इकाई है और भारत के बाहर 40 इकाइयाँ हैं, टोटल 81 इकाइयाँ हैं। और हम्म। इसका मुख्य जो उद्देश्य है या जो मुख्य कार्य है वो हिंदी के विकास के लिए क्या बात है। समर्पित हैं। हिंदी की दुनिया बनाएंगे, ऐसा हमारा स्लोगन है और हम सारे लोग मिल के काम कर रहे हैं। हमारी जो इस संजाल में, इस नेटवर्क में हमारे साथ जुड़े हैं, तकरीबन मैं कहूँगा 200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं और हम हिंदी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा एक नेटवर्क है नहीं, जिसके ये साथ। बहुत अच्छा है ये। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये जानने की है कि आपने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी इसकी शाखाएं हैं, इसके ब्रांचेस हैं। तो हिंदी के उत्थान के लिए, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी साहित्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या साथ साथ में जहाँ जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, जिस क्षेत्र में, क्या उनके साथ भी कोई तालमेल रखा जाता है ताकि जरूर, विजा जरूर, विज उस भाषा का और हिंदी का आपस में समन्वय भी जरूर। रहे, आपस में तालमेल भी रहे और एक दूसरे के परस्पर सहयोग भी इसमें रहे। तो क्या किस तरह हम की योजनाएं हैं? हम हम एक-एक योजना पर विशेष रूप से आपको बताना चाहेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जो साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य को हिंदी में अनुवाद करके प्रस्तुत करने का कार्य बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती थी उनके प्रकाशन की। तो हमने एक प्रकाशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई, प्राथमिकता के बेसिस पर हम उन्हें प्रकाशन की सुविधा देते हैं और साथ ही साथ बीपीए फाउंडेशन अच्छी अनुवादित पुस्तकों पर अनुदान भी देता है। क्या बात है। तो हम अनुवाद को क्या कहना चाहिए, प्रेरणा देने के लिए ऐसी योजना चला रहे हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हमारा संपर्क बना रहता है और क्षेत्रीय भाषाओं के जो साहित्यकार हैं उनके साथ जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
दूसरा हमने इस क्षेत्र में जो कार्य किया वो है बच्चों के लिए। बच्चों की जो प्रतिभा है वो कम नहीं है, बड़ों से कम नहीं है और हम्म। अच्छी कहानी लिख सकते हैं, वो भी अच्छी कविता लिख सकते हैं। तो हमने इसके लिए एक अनुस्वार बाल संगमन नाम की संस्था की स्थापना की थी, जिसके संयोजक हैं श्री दिव्य रमेश जी और हम अब तक तकरीबन पौने 200 किताबें बच्चों की पब्लिश कर चुके हैं। और विशेष उल्लेखनीय जो बात है वो ये है कि छोटे बच्चों के द्वारा जो रचनाएँ की गई हैं, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित करते हैं। हमारा सबसे छोटा रचनाकार 6 वर्ष का है और 6 वर्ष से 16 वर्ष के बीच के तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक रचनाकार हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम विशेष वर्गों को प्रेरणा देने का काम करते हैं, उत्साहित करते हैं, वो आगे बढ़ाएँ। वामा अकादमी के बारे में ये कह देना उचित समझता हूँ मैं कि ये महिलाओं के लिए संकेंद्रित संस्था है। इसमें हर इकाई की जो अध्यक्षा हैं, वो एक महिला हैं। क्या बात। चाहे चाहे भारत में हो और चाहे विदेश में हो। तो इस तरीके से जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है, सेंट्रल काउंसिल के नाम से, उसमें भी 30 महिलाएँ हैं, जिसमें से 26 डॉक्टरेट हैं। तो एक प्रतिभा का संकुल जो है ना हमारे साथ जुड़ के काम कर रहा है और हमें बहुत गर्व है कि हमारे महिलाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। हमारे जो साहित्यकार जिनकी किताबों का हमने प्रकाशन किया है, उसमें भी अधिकांश महिलाएं हैं और मैं देखता हूँ कि उनके द्वारा किया गया कार्य बहुत ही सटीक, बहुत ही उत्तम गुणवत्ता का होता है। तो जैसे बच्चों के लिए वैसे महिलाओं के लिए भी। इसी तरीके से दिव्यांगों के लिए हमारी बीपीए फाउंडेशन कुछ विशेष कार्यक्रम करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया। जी 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 जी। इस तरीके की चीज़ों में हम जुड़े रहते हैं। समाज को जो कुछ अधिक से अधिक दे सकते हैं, वो हमारा प्रयास रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जहाँ पर आपके जो आपका पूरा ये नेटवर्क जो है, जहाँ पर आपने इसकी शाखाएं, इसके ब्रांचेस खोल रखे हैं, क्या स्थानीय जो साहित्यिक सांस्कृतिक अकादमियां हैं वहाँ पर, या कोई अन्य कोई ऐसा संस्थान है, उनसे कुछ संपर्क रहता आपका, वहाँ से कोई आपको सहायता मिलती है ताकि ये समन्वय बना रहे? जी जी। ये संस्था अभी हाल ही में स्थापित की गई, प्रकाश में लाए हैं हम। तो अभी इसका संगठनात्मक कार्य चल रहा है और इसकी धीरे-धीरे हमारे सारे जो इकाइयाँ हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमें ऐसा सहयोग स्थानीय इकाइयों से, स्थानीय अकादमियों से और अन्य संस्थाओं के साथ मिलता रहेगा। हम जुड़ के काम करने के आदी हैं। हमें ये कहने में हर्ष है कि भारत की इकलौती जो बाल साहित्य अकादमी है, जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी राजस्थान में, हमने उसके साथ मिल के काम किया और उनकी 60 किताबों का संयुक्त उपक्रम के रूप में प्रकाशन किया। इसमें क्या हमने बात। सहभागिता रखी और उन किताबों को 100 स्कूलों में वितरित किया। हमारी एक विशेष योजना है पुस्तकालय रिन्यूअल स्कीम, इसके अंदर हम दान प्राप्त करके या पुस्तकें दान प्राप्त करके उससे पुस्तकों को छोटे-छोटे स्कूलों में लाइब्रेरी क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। अब तक हमने तकरीबन 120 स्कूलों में 7,000 से अधिक किताबें पहुँचाई हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। हम पढ़ने की बात करें लेकिन पढ़ने के लिए क्या पढ़ें? तो क्या बात। ये कोशिश कर रहे हैं और हम सबको आमंत्रित करते हैं कि इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर अपनी प्रतिभागिता या सहभागिता या सहयोग प्रदान करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें। तो डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चला पा रहे हैं आप? क्या कोई आपने कार्यकर्ताओं का कोई ग्रुप बनाया है जो इसी कार्य के लिए समर्पित है और समर्पित आपकी जो सहयोग देते हैं क्या? सब हो जाता है काम। एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई कार्य असंभव नहीं है। नो ड्रीम इज़ टू बिग एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो बात सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी जिसको मैन पावर कहते हैं, आपको व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती होगी मिलते जाते जो हैं। जब आप मिलते किसी जाते हैं।
जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए शुरुआत करते हैं तो लोग मिलते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। वाह वाह, क्या बात है। ये बहुत मतलब जो सकारात्मकता है और इच्छा शक्ति है, तो आप पॉजिटिव रहिए, आप अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखिए, तो कोई कार्य असंभव नहीं होता है। बस आपने कार्य सुना सही। होगा जी आपने जी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जी जी जब आप जी। कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कहते हैं ना पूरी कायनात जुड़ जाती है आपके उस लक्ष्य को सफलता दिलाने के लिए। तो शायद ऐसा ही होता है, हमारे साथ में भी कायनात जुड़ जाते हैं और हम काम करने में सफल हो जाते हैं। जो भी हम लक्ष्य उठाते हैं उसके लिए अपने पूरी इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्य उठाते हैं और हम सफलता प्राप्त करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इससे पहले कि हम आपके व्यक्तिगत लेखन पर आएँगे, क्योंकि आपसे कुछ रचनाएँ भी सुननी हैं, कुछ छोटे-छोटे अंश भी सुनने हैं। उससे जी, पहले एक महत्वपूर्ण कार्य आपका प्रकाशन का चल रहा है। जी, तो उस प्रकाशन के क्षेत्र में मैंने ये देखा है कि बहुत तत्परता के साथ और बहुत ही समर्पित भाव से आप पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और काफ़ी प्रचार प्रसार उनका होता रहता है। तो कैसे कैसे ये योजना कैसे बनाते हैं आप? और ख़ास करके ये जो प्रकाशन की बहुत घोर समस्या है साहित्य जगत में, क्योंकि एक लेखक तो लिखने का साहस तो करता है, साहित्यकार जब लिखता है उसके बाद वही थोड़ी बहुत हिम्मत हारता है कि अब इसका प्रकाशन कैसे होगा। क्योंकि नहीं, प्रकाशक तक पहुंचना पहले तो प्रकाशक साहित्यकार तक पहुंचता था और साहित्यकार की प्रतीक्षा करता था कब उसकी पुस्तक आएगी। आजकल तो साहित्यकार ही प्रकाशक की प्रतीक्षा करता रहता है कि मुझे कब प्रकाशक मिलेगा और मेरी। देखिए जी जी। मैं आपके प्रश्न का जवाब 3 हिस्सों में दूँगा। सबसे जी पहले जी। तो ये प्रकाशन मैं एक साहित्यकार भी हूँ और एक प्रकाशक भी हूँ। तो बतौर साहित्यकार भी मैं समझता हूँ कि क्या परेशानियाँ हैं या क्या उलझनें हैं या क्या प्रक्रिया है, वैसे ही मैं एक प्रकाशक के तौर पर भी समझता हूँ। तो सिर्फ़ ये जो नज़रिया बना लिया गया है कि प्रकाशक लूट रहा है, ये प्रकाशक नोट कमाया जा रहा है, ये लेखकों को मन से निकाल देना चाहिए। सबसे पहले लेखकों को ये सोचना चाहिए कि हमने जो कुछ किया है, उस किए की प्रकाशन नहीं होगी तो वो किस काम का? तो सिर्फ़ लिख देना ही पर्याप्त नहीं है, उसका प्रकाशन होना भी उतना ही ज़रूरी है और उस काम को करता है एक प्रकाशक। तो हाथ से हाथ मिला करके क्यों ना काम करें? हम क्यों ये सोचें कि वो हमको लूट रहा है? और सच्ची बात तो ये कहूँगा, मैं व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रकाशन नहीं कर रहा, ये हमारी धुन है, हम धुन में प्रकाशन कर रहे हैं और पिछले साढ़े 5 सालों में हमने 1000 से अधिक टाइटल पब्लिश किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकाशन के क्षेत्र में मेरा उतरना एक संयोग था, मेरी कोई योजना नहीं थी। तो यूँ समझिए कि प्रकाशन में कोई ऐसा नहीं कि नोट पट रहे हैं या कोई पेड़ है कि नोट आप झाड़ लेंगे, गिरा लेंगे उसे। कठिनाई है, परेशानियाँ हैं, हम्म। लागत है और उसके साथ-साथ किताबें बिकें तो अच्छा और ना बिकें तो रद्दी। तो ये लेखक की जो गुणवत्ता है, लेखन की जो गुणवत्ता है, वो भी एक अपने आप में समस्या है। अगर प्रकाशन की समस्या है, तो लेखन की गुणवत्ता की भी समस्या है। लेखन कार्य आप सिर्फ़ लिख देने से नहीं होता, पठनीय भी होना चाहिए, पाठकों को उस तक पहुँचने की धुन भी होनी चाहिए। तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि कुछ सार्थक लिखा जाए। सार्थक लिखा जाएगा तो प्रकाशन की समस्या शायद नहीं होगी। कम से कम हम तो हर एक को मौका देने की कोशिश करते हैं, उदीयमान और नए रचनाकारों को विशेष करके मौका देने की कोशिश करते हैं और हम सफल हो रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनका काम कर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रकाशक हैं जो 25-25, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं। उनके 1000 बंद 1200 टाइटल हैं। हमने तो साढ़े 5 सालों में उतने टाइटल पब्लिश कर दिए। तो प्रकाशन एक समस्या नहीं है, लेखकों का प्रकाशन से जुड़ना एक समस्या है। हम्म।
मतलब ये एक जो मिथ बना हुआ है ना कि प्रकाशक तक पहुंचना बहुत कठिन है और उसके बाद उस जाल में फंसना और उसे फिर मुक्त होना बहुत कठिन है। अब तो क्यों? यूँ तो आप जी, जी। किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ऐसे जो ईमानदार लोग भी हैं, तो बेईमान लोग भी हैं। तो इससे उस विशेष उस क्षेत्र को ये सारे लोगों को गलत नहीं कहा जा सकता। सही बात तो है। जी, जो जी। गलत हैं, वो गलत हो सकते हैं। उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, वो धोखाधड़ी कर सकते हैं। लेकिन इससे सारा का सारा प्रकाशक जगत धोखाधड़ी करने वाला नहीं कहा जा सकता। अच्छा काम भी कर रहे हैं। कुछ छोटे-छोटे प्रकाशक भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे टाइटल पब्लिश कर रहे हैं। तो लेखकों को रवैया बदलना चाहिए। लेखकों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि भाई प्रकाशक हमें लूट रहा है। मिलजुल के काम करो, मिलजुल के मार्केटिंग करो। किताब की मार्केटिंग करने के लिए अकेले प्रकाशक की थोड़ी मार्केटिंग करेगा। किताब आपकी है तो आप उसे उसकी 5 लेख की प्रतियाँ लेकर के अलमारी में सजा करके रोज़ आरती उतारते रहो। वही लक्ष्य थोड़ी होना चाहिए। यदि आपने बहुत अच्छी लिखा, बात कही आपने। जी, जी, आपके जी। लिखे हुए को लोगों तक पहुँचना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं कि वे 7 बजे के को ध्यान में रखते हुए 7 बजे जुड़ गए। क्योंकि मैं उनको बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब से जब अच्छा, बात हुई थी इसका कार्यक्रम के बारे में, तो उनको 7:30 बजे एक और कार्यक्रम में जाना है। इसलिए ये तय हुआ कि हम आज का कार्यक्रम साढ़े थोड़ा 6 जल्दी बजे से ही कर दें। रखें, जल्दी करेंगे। अब मैं उनसे निवेदन करूँगा, बाद में अगर उनसे कुछ छूट गया है, तो ये रिकॉर्डिंग तो मेरे फेसबुक पर रहती है, मैं यूट्यूब पर भी इसको अपलोड करता हूँ। फिर मैं आप मित्रों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि बाद में भी आप ये जो छूटा हुआ पोर्शन है, इसको आप सुन सकते नहीं, हैं। डॉक्टर जी, मित्रों से मेरी गुजारिश होगी कि अगर जी। किसी भी विषय पर, किसी भी प्रश्न पर हमसे कुछ जानना चाहेंगे या हमसे कुछ पूछना चाहेंगे, तो वो हमारे फेसबुक वॉल पर भी लिख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पर भी वो हमसे प्रश्न भेज सकते हैं। हम उसका उत्तर देने का भरसक प्रयास करेंगे। क्या बात है, क्या बात है! बहुत और बढ़िया, मैं बहुत अच्छी। सबके लिए कहना चाहूँगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9873561826। आप बिना झिझक के हमको किसी भी समस्या के लिए लिखें, उसके निदान के लिए, उसके लिए जो भी हम कुछ कर सकते होंगे, हम करने का प्रयास अवश्य करेंगे और प्रकाशन के क्षेत्र में तो अवश्य। क्या बात है, क्या बात है! इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी, अरुण कुमार पासवान जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, हरगोविंद पुरी जी, आलोक शुक्ला जी, हमारे साथ नमिता सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए। थोड़ा-सा सभी को नमस्कार। जी, जी, बहुत बढ़िया। अब हम आपके साहित्य पर आते हैं। अब मुझे भी स्वयं आश्चर्य होता है, अब देखिए एक लगभग 200 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और उसमें प्रबंध काव्य आपने 18 लिखे हैं। तो जी, संक्षिप्त में प्रबंध काव्यों के बारे में हमें थोड़ा-सा बताइए। जो काव्य संग्रह तो बाकी आपके तो 51 हैं ही, लेकिन प्रबंध काव्य जो है, क्या-क्या मुख्य रूप से विषय आपने लिए हैं? और क्यों आपको महसूस हुआ है कि इन विषयों पर प्रबंध काव्य लिखना चाहिए आपको? देखिए हमारा जो प्रबंध काव्य पे हमने काम किया है, वो विशेष करके रामायण और महाभारत काल के पात्रों पर काम किया है। मेरा जो सोच था वो ये था कि ऐसे पात्रों पर हमें काम करना चाहिए जिनके बारे में बहुत कुछ नहीं किया गया या जिनकी पात्रता के साथ निर्णय नहीं किया गया। तो उदाहरण के लिए हमने एक प्रबंध काव्य लिखा है भानुमति पर। जी, जी, जी। बड़े आश्चर्य होगा आपको ये जान करके कि भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी और उसके जीवन में बहुत कुछ घटित हुआ जिसके बारे में जो लोगों को जानना समझना ज़रूरी था। लेकिन महाभारत जैसे ग्रंथ के अंतर्गत भानुमति का नाम एक बार भी नहीं आया। हुँ। तो ऐसे पात्र के साथ कैसे न्याय कहा जा सकता है? तो हमने उसमें जो भी कुछ इकट्ठा कर सकते थे सूचनाएँ, उनका कुछ सूचनाओं को इकट्ठा करके शोध करके हमने भानुमति को प्रकट करा। ऐसे ही एक पात्र ऐतिहासिक पात्र है महाभारत कालीन तो ने तिष्यरक्षिता, सम्राट अशोक की चौथी पत्नी थी तिष्यरक्षिता, जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने कुणाल की आँखें निकलवा ली थी। हुँ, हुँ, हुँ।
तो सवाल ये होता कि इतना बड़ा निर्णय या इस तरीके की क्रूरता जैसा काम किसी स्त्री ने कैसे किया? क्या ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि उसको ऐसा काम करना पड़ा? तो हमने कोशिश की उसके ऊपर निर्णय करने की, उसके पात्रता के साथ निर्णय करने का। फिर हमने एक काम किया अग्नि परीक्षा का, सीता की अग्नि परीक्षा। क्यों? क्यों ज़रूरत पड़ी राम को अग्नि परीक्षा की? विश्वास का अभाव था या कोई और सोच थी? तो हमने इसके ऊपर काफ़ी लंबा शोध किया। हमने अग्नि परीक्षा की भूमिका में अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया जो 31 पेजेस का है, और हमने वाल्मीकि रामायण से लेकर के अन्य जो उपलब्ध सामग्री है उसको बेसिस पर उसको लिखा। ठीक उसी तरीके से हमने उर्वशी पर काम किया। उर्वशी और पुरुरवा की कहानी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा गया। आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी ने उर्वशी पे लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन वो पुरुरवा और उर्वशी के संबंधों के कहानी। मुझे लगा ये तो सीधी-सीधी कहानी है कि पुरुरवा से उर्वशी को प्रेम हुआ और दोनों प्रेम के बंधन में बंधे और जीवन बिताया। तो ये तो संयोग संवाद हो गया। उर्वशी ने जब अर्जुन को प्रणय निवेदन किया तो ऐसी क्या परिस्थिति होगी? ऐसा क्यों किया उसने? और श्राप देने की स्थिति कैसे पैदा हुई होगी? तो स्त्री मन को समझने की कोशिश की हमने, और उर्वशी पर हमने अर्जुन और उर्वशी के प्रणय निवेदन या प्रणय संबंधों के बारे में जो भी लिख सकते थे। फिर हमने एक और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चुना। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ये था जो मैं सोचना चाहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या परिणाम होगा? इसका क्या सोच होगी? इसकी क्या मनोवैज्ञानिकता होगी? वो था हम्म, मेरे हिस्से की धूप। मेरे हिस्से की हम्म, धूप एक इस स्त्री की कहानी है, इसके साथ मैरिटल रेप होता है। तो क्या कोई पति के अलावा कोई पुरुष यौनाचार करता है तो उसे आप रेप कहेंगे, लेकिन पति अगर वही काम करता है तो उसे रेप क्यों नहीं कहेंगे? बलात्कार तो बलात्कार ही है। तो उस विषय पर हमने सोचा कि क्या भावना ऐसी स्त्री की हो सकती है, तो उस पे लिखा। फिर हमने लिखा लंकेश्वर पर, एक सबसे ज़्यादा विचलित कर देने वाला चरित्र रावण। महत्वपूर्ण है वो। जी, जी, जी। तो हमने उसके जीवन के विभिन्न पक्षों को अध्ययन करके सामग्री जुटाई और उसके जीवन के बारे में लिखा। फिर एक हमारी मिथकीय महाकाव्य प्रबंध काव्य है। इसमें जीवन के विभिन्न चरणों में आदमी के साथ क्या घटित होता है, कैसे क्या बात! कैसे उसके जीवन चलती बचपन से तरुणाई से लेकर के जहाँ क्रश शुरू होते हैं हुँ, आज के समय में, क्रश होते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं, मैरिज होती है, मैरिज का सेटलमेंट होता है, और किस तरीके से आदमी अपनी आकांक्षाओं के वशीभूत जीवन में आगे बढ़ता है। तो वो मिथकीय सॉरी प्रतीकात्मक प्रबंध काव्य है। उसके 3 हिस्से हैं, तो वो एक चीज़ लिखी। तो इस तरीके के विषयों को उठा कर के हमने लिखा। अभी हमने जो बताया आपको प्रकाशनाधीन जो हमारी नई पुस्तक है, वो है उत्तरा। उत्तरा हुँ, अभिमन्यु की स्त्री पत्नी थी, और उसे कितना समय मिला अपना जीवन जीने का? क्या बात है, क्या बात कितना समय मिला? बस कुछ महीने, कुछ है! साल। हुँ, हुँ, क्या हुआ उसके साथ? उस चीज़ को एक बार देखा जाना चाहिए। उस पात्र को हम याद क्यों ना करें? गांधारी की याद क्यों करें? गांधारी का जब हम चरित्र देख रहे थे, तो हमको बड़े बड़े गैप मिले, घटनाओं के बीच में गैप मिले। तो मैंने सोचा ऐसी दशा में गांधारी की सोच क्या रही होगी? गांधारी का क्या एक्शन होना चाहिए था और क्या रिएक्शन होना चाहिए था? क्या बात उसने है, क्या बात कहीं पर रिएक्शन किया और कहीं पर रिएक्शन नहीं किया, क्यों? तो हमने संवाद शैली में गांधारी की रचना की कि हमने उससे प्रश्न पूछे कि भई ऐसा क्यों? और फिर ये कोशिश की कि अगर गांधारी मैं होता, तो मैं क्या जवाब दे सकता था ऐसी परिस्थितियों में। ऐसा ही मैंने कोणार्क, एक सूर्य मंदिर जो है अपना,
उड़ीसा में। कोणार्क के ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के, उसकी शिल्प कला को लेकर के हमने ये सोचा कि आखिरकार इस शिल्प कला का जन्म कैसे हुआ, क्यों इस तरीके की मैथुनी मूर्तियां जो है ना वो उकेरी गई पत्थर पर, क्या हुआ होगा जो माँ शिल्पी है उसके साथ, कैसे उसके मन में ये भाव पैदा हुए होंगे, कैसे उसने सोचा होगा कि ये चीज़ हम मंदिर में प्रदर्शित करें। एक तो उद्देश्य ये था कि मंदिर में साधना के लिए जाने से पहले आपको अपनी काम शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक तो ये मिथ की एक कहावत है, लेकिन वो जन्मा कैसे, भाव दिमाग में कैसे जन्मा, तो उस भाव को कैसे जन्मा वो दिखाने के लिए हमने सोच कर उसके साथ संवाद शैली में ही सारी चर्चा की और कोणार्क के शिल्प और उसके पीछे की घटना और उसके पीछे की कहानी और उसके पीछे की सोच को लिखने की कोशिश की। ये कहानी ऐसी है कि इस पर 60 वरिष्ठ साहित्यकारों ने अपने आलेख दिए हैं और कोणार्क विमर्श के नाम से वो एक किताब पब्लिकेशन में है। गिरीश पंकज जी उसका संपादन कर रहे हैं और इस किताब 400 पेज की किताब है। क्या बात है, क्या बात है। तो इस तरीके से हमने काम किया। ऐसे ही हमने साहित्य के इतिहास पर भी काम करना शुरू किया और सबसे पहले हमने ये देखा कि एक विधा ऐसी है जो धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है, लेकिन उस विधा का व्याकरण नहीं है कहीं, और वो विधा है व्यंग। आज हर तीसरा साहित्यकार व्यंग लिख रहा है। जो व्यंग नहीं लिखते तो वो भी व्यंग लिख रहे हैं। तो हमने कहा इस व्यंग की सिद्धांत क्या है, इसके प्रतिमान क्या है, इसके मूल्यांकन कैसे होना चाहिए कि व्यंग है या नहीं है, और व्यंग कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमने शोध कार्य किया और लोगों से उनके आलेख भी मांगे। तो हमें 55 वरिष्ठ व्यंग्यकारों के आलेख मिले और उन आलेखों के साथ लेकर के हम व्यंग शास्त्र के नाम से एक किताब पब्लिश कर रहे हैं जो तकरीबन 700 पन्ने की। क्या बात, क्या बात। तो उसमें आलेख भी हैं और साथ में मेरी 100 पेज के आसपास की भूमिका भी है। इसमें हमने सिद्धांत विश्लेषण करके उनको एक जगह पर कंसोलिडेट करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अभी तो डॉक्टर साहब अभी तो आपको बहुत कुछ लिखना है, तो आपको लग रहा है कि अभी कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसे विषय, ऐसे कुछ जो आपको लेने चाहिए अभी? जी 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 कर रहा हूँ। उसमें मैंने सबसे बड़ी प्रोजेक्ट उठाई है भारतीय साहित्य के इतिहास पर। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लिखा गया है उसमें भी गैप्स हैं, तो मैं उस पर कर रहा हूँ। व्यंग शास्त्र पर तो मैंने काम कर लिया इतिहास, तो अब व्यंग पर काम हो गया, व्यंग्यकारों पर काम हो रहा है और हमने आमंत्रित किए हैं व्यंग्यकारों से उनके बारे में सूचना है, तो धीरे धीरे आ गए। ऐसा ही हमने बाल साहित्य के इतिहास पर काम किया, वो भी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जी जी जी। मेरी ड्रीम है कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक बृहदाकार पुस्तक सूचना प्रस्तुत कर सकूं, जो एक कोश के तौर पर भी माना जाए और एक विशिष्ट संदर्भ ग्रंथ जैसी स्थिति में आए। तो ये मेरी एक योजना है जिस पर मैं काम करना शुरू कर चुका हूँ। देखिए कितना समय लगता है, 1-2 साल। मुझे लग रहा है कि समय को तो आपने अपने वश में कर ही लिया है, नहीं तो इतना सारा जो आपने लिखा है, इतना मैं इसको तो एक आम लेखक के लिए, साहित्यकार के लिए बहुत ही असंभव है। और इतने इतने समय में, इतने ही कालखंड में इतना लिखना इतनी मात्रा में, तो ये प्रश्न मेरे से पूछा जाता है कि आपने कैसे लिख लिया इतना। बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग ये प्रश्न आपस में पूछते हैं कि पता नहीं कैसे इतना लिख लिया, मेरी तो समझ में नहीं आता। लिखवाते होंगे किसी से। तो मैं उन ऐसे लोगों से जो शक करते हैं उनसे शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और हमसे बात करें, हमारी किसी भी किताब के बारे में हमसे बात करें, हमारे किसी भी सब्जेक्ट पर हमसे बात करें और हमसे
जाने कि हमने कैसे लिखा। मुझे नहीं लग रहा कि आमंत्रित करने की आवश्यकता है। आपका साहित्य, आपका लेखन ही जब वहाँ तक पहुँचता होगा, वही अपने आप में पूरा उनका उत्तर है। खैर, ये तो बातें होती रहती है डॉक्टर साहब। तो कोई नहीं, अच्छा, कोई चिंता नहीं, आपका इससे हमारी गति नहीं रुकने वाली, ना हमारा काम रुकने वाला। नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं। जब आप निस्वार्थ भाव से लिख रहे हैं और तत्परता के साथ आपका लेखन चल रहा है, तो उसमें तो कोई अवरुद्ध होने की आवश्यकता ही नहीं, तो कोई कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी कुछ कविताएं हम सुनना चाहते हैं, जो अब आपको 7:30 बजे चूंकि अगले कार्यक्रम में जाना है, हम चाहते हैं नहीं, कि कुछ कविताएं आप सुनाइए। हम 2 या 3 कविताएं अपने प्रारंभिक काल की सुनाएंगे, हाँ ताकि हाँ हाँ। क्या हमारे प्रारंभिक काल में। प्रेम कविताएं हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रकृति पर नहीं। आधारित है। जय, क्या बात है, तो वाह वाह। पहली कविता हम सुनाते हैं संध्या पर। जी कैसा चित्रण किया है ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा है पसंद आएगा। तो संध्या पर जो लिखा है, ताम्रदीप्ति, ताम्रदीप्ति श्यामल छवि सुंदर, उत्तर क्षितिज से आती भू पर, श्यामा रुण तन कांति अचंचल, तापस पारिधान शीतवल कल, सौम्य तापसी बाला मुग्धा, सौम्य तापसी बाला मुग्धा, शुभकर सुषमा जीवन सुखदा, श्रांत जगत में भरती मधुरिम, श्रांत जगत में भरती मधुरिम, स्नेह सुधा सुखकर पावन तन, अलस जगत मुस्काता पल पल, देख दिवस और शाम सुखद, आए विहग है, क्या बात है। विहग स्वरों से नभ मृद गुंजित, स्वर्ण रश्मियां शांत तिरोहित, ग्राम धेनुओं के चंचल दल, हंसते नयन मूद सुमनोत्पल, निखिल विश्व वन नीर चहकता, सिमटा उर में मंगल घट सा, सिमटा उर में मंगल घट सा, तारक में वेणी झिलमिल कर, फैला तमका कर धुत भास्वर, वाह चंचल वाह। सरिता में बिंबित, आदर्श तुम्हारा रूप अपरिमित, निशा सहज लेती उर में भर, तेरी सुषमा के शत निर्जर। क्या बात, क्या बात। अब निशा, रजनी, धीरे धीरे आ निरभ्र नभ से सहचरी रजनी, धीरे धीरे आ निरभ्र नभ से सहचरी रजनी, बिखर गई तेरे आंचल की तारक हीर तनी, इतनी क्या। मतवाली, इतनी मतवाली मदमाती कितनी पागल तू, इतनी मतवाली मदमाती कितनी पागल तू, आंचल को न संभाल सकी रे मुग्धा चंचल तू, मुख पर जीना घूंघटतम का चंदालकों में, मंथर मंथर गत से झरती निचला पर, सारी याम बीत जाएगी चुन चुन तारक फूल, सारी याम बीत जाएगी चुन चुन तारक फूल, कहाँ चली थी किससे मिलने तू जाएगी भूल, क्या है, क्या बात है। विकल आंसुओं की करती फिर मोती सी बरसात, विकल आंसुओं की करती फिर मोती सी बरसात, विस्मित शून्य गगन में भटकेगी तू सारी रात, निद्रा में डूबा है सखी देखो सारा संसार, ज्योत्सना की छाया में तेरा ये कैसा अभिसार, ज्योत्सना की छाया में ये कैसा अभिसार, एक एक काल छूट रहा है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। उषा, वाह। जी जी। अरुण अरुण सा गगन क्षितिज पर बिखराती मुस्कान, अरुण अरुण सा गगन क्षितिज पर बिखराती मुस्कान, उषा पहन कर निकली स्वर्णिम किरणों के फुलदान, वाह। आभादीप्त, आभादीप्त सौम्य मुखमंडल, आभादीप्त सौम्य मुखमंडल, स्मित में नयन युगल, रूप राशि को देख होठे विहग मौन छंछल, वक्षोजों पर धरे कलश अरुणिम ज्योतिर्मय बिंदु, वक्षोजों पर धरे कलश अरुणिम ज्योतिर्मय बिंदु, नव गंगा में मुरझाई सी वजत कमल में, मुदने लगी तारकों के पलकें थक कर उन्मान, मौन निशा चलती समेट कर, मौन निशा चलती समेट कर नभ से तुलित गुतान, आकुलता में रोई रजनी सारी रात असार, आंसू के मोती समेट ले आई रात, क्या बात शशिका मौन साक्ष, शशिका मौन साक्ष सिहरन से कांपी सुहृद समीर, आंचल में भर तुहिन पुलक में तरण तरु तम तरुदर, एक सेकंड, तरण तरु तल भर धीर,
चेतनता का स्पर्श जगत में मंगल ज्योति प्रसार, जीवन में जीवन को लाई देखो उषा का। खिलने लगी मुकुल सुमनों की देख जगत का हर्ष, जागा भू जीवन में सहसा तब जीवन उत्कर्ष। चंचल वेगों ने पुलकित व भरी सुरीली तान, ईशद धरा पर लगा बिखरने नव जीवन का ज्ञान। सरिता की लहरों में मंथर मंथर रव किल्लोल, उन्मद होकर तीर तत्पर कर चंचल के लोग। ग्राम धेनुएं पावन पैसे भरती घट अनमोल, गुंजन की लहरों से प्लावित हैं ब्रह्मों के फूल। वाह वाह। मंदिर में शंख ध्वनि की हो उठी पूत गुंजार, मंगल मंत्रों का पूजन करते सुच आत्मचार। नयनों में भर उठा मुखर हो जीवन का उत्साह, उषा बहाने लगी जगत में नूतन प्रार्थना। तो ये हमारे प्रारंभिक समय की कविताएं हैं। जैसे अभी पहली कविता आपको सुनाई दी, तो फिर मैंने धीरे से ये देखा कि कुछ ज़्यादा क्लिष्ट हो रहा है, तो हमने उसमें परिवर्तन किया, थोड़ा सरल लिखना शुरू कोशिश की। अब आपको एक कविता सुनाता हूँ जो हमारे सबके जीवन के विभिन्न सोपानों को की माला भी होते हैं। क्या बात। शीर्षक है आईना। याद आए सभी बीते दिन, याद आई वो सारी खुशी, याद आई खुशी की घड़ी, गोइंग माइक्रो, याद आई खुशी की घड़ी, आईना हो गई जिंदगी, आईना क्या बात। हो गई जिंदगी। अब पहला काल, पहला सोपान। हाँ वो बचपन के दिन, वो खिलौनों के दिन, खेल के दांव सब याद आते हैं अब, खिलखिलाती है मन में खुशी, आईना हो गई जिंदगी, आईना हो गई जिंदगी। थोड़े से बड़े होते हैं तो दोस्त यार इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्ती यारियाँ, खुशियाँ दुश्वारियाँ, मिलना और छूटना, जुड़ना और टूटना, वाह मिलना और वाह वाह। छूटना, जुड़ना और टूटना, याद आती है हर वो घड़ी, आईना हो गई जिंदगी। तरुणाई का समय। हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी, हाँ वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, मीठी परियों के दिन, मद भरे पल छिन, कैसा कैसा सफर वो हंसी, आईना हो गई जिंदगी। एक कदम और। प्यार का सिलसिला, साथ कोई मिला, दुनिया भी बस गई, एक कसक सी रही, दुनिया भी एक कसक सी रही, पर क्या मिला बात। ना कारण कभी, आईना हो गई जिंदगी। और अब गृहस्थ जीवन में। कारवां चल पड़ा, सब जहां चल पड़ा, मैं भी चलता रहा, सब निकलता रहा, मैं भी वाह चलता वाह। रहा, सब निकलता रहा, रुक गई फिर भी क्यों बंदगी, आईना हो गई जिंदगी। जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। और फिर गृहस्थी का बोझ। दिल में सबकी खुशी, दिल में सबकी खुशी, वो तसल्ली भली, इसी में लगे रहते हैं, सब खुश रहें। तो दिल में सबकी खुशी, वो तसल्ली भली, झूठे सब मायरे खुले दायरे, झूठे सब मायरे खुले दायरे, कोई दिल से न पूछा कभी, कोई दिल से न पूछा कभी, आईना हो गई जिंदगी। जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और अब हमारे लोगों का जो समय आ गया है, अब रू पहले पटल पर हुए हैं अटल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, कुछ सुहाने से पल, कुछ रूहानी गजल, है। पर वाह। गीतों में ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी। जिंदगी। वाह गीतों वाह में वाह। ढल गई बेबसी, आईना हो गई जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो अनिता जी ने एक सवाल किया है आपसे, मेरी भी वो जिज्ञासा थी कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो अभी आपसे अनछुआ रहा है। हाँ, जहाँ पर तकनीकी हाँ, क्षेत्र में मुझे कुछ नहीं आता, मैथमेटिक्स में मुझे कुछ नहीं आता, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में मुझे कुछ नहीं आता। हिस्ट्री तो चलो थोड़े बहुत मैं टच कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ। बस एक ही चीज़ रहती है कि जो कुछ नया मिल सके उसे सीखने का प्रयास करते रहो,
और जो सीखा है उसे बांटने का प्रयास करता हूँ। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे नोट पे हम बातचीत को अब यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है अभी आपकी पुस्तकों पर अभी कार्यक्रम है, तो इसलिए आज का कार्यक्रम हमें 6:30 बजे ही आरंभ करना पड़ा। और ईश्वर की इच्छा है तो फिर जुड़ेंगे डॉक्टर साहब, फिर क्योंकि अवश्य इसी कभी भी, बात को फिर आगे हम जारी रखेंगे। बातें कभी भी। कई हैं, बातें कई हैं जो जानने की इच्छा है, और हमारे मित्र लगातार जुड़े हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमें इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए। डॉक्टर साहब, अंत में अपने मित्रों के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं अपने मित्रों से सिर्फ एक ही आशा करता हूँ, और वो आशा है प्रेम की। क्या प्रेम बात बनाए रखें, हमसे जुड़े रखें, हमको जुड़ाए रखें। बस इसी में जीवन की सार्थकता है। हम आपके लिए कुछ कर सकें, आप हमारे को कुछ रास्ता दिखा सकें, इसी में जीवन की सार्थकता है। प्रेम ही सब कुछ। प्यार अगर मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा। हमारी है, कविता का 4 लाइनें सुनाता हूँ। सुनाइए। प्यार अगर मर जाएगा फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, अपना ध्यान रख लीजिएगा। और आपके जितने भी अभी कार्य अधूरे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप उनको भी पूर्ण करिए, और समाज के लिए, साहित्य जगत के लिए, संस्कृति जगत के लिए उसका एक आपका महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। डॉक्टर संजीव कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संजीव कुमार, और इस तरह से हमारे मित्र जो जुड़े रहे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ, और अगले कार्यक्रम तक हमें अनुमति दीजिए, और मुझे आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।